चलिए, सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। आज हमारे इंग्लिश ग्रामर के संदर्भ में लेक्चर 6 में, तो चलिए आज हम जो है लेक्चर 6 की चर्चा करने से पहले हम ये बता दें कि जो पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी वो टेंस के संदर्भ में की थी, है ना। टेंस में हमने पढ़ा था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हमने बताया था नंबर 1 क्या था? ये था आपका प्रेजेंट टेंस। क्या था? प्रेजेंट टेंस। फिर से मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। नंबर 2 था पास्ट टेंस। क्या था? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। एक था नंबर 3 फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसको हम कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल। इसको कहते हैं भूतकाल और इसको कहते हैं भविष्यकाल। क्या कहते हैं? भविष्यकाल। ये देखिए, ये तीनों अंग्रेजी और हिंदी में नाम हो गए। ये टेंस हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फिर प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होंगे, पास्ट टेंस के 4 भेद होंगे और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो हमने पहले आपको इन भेदों का भी अवलोकन करा दिया था और मैंने भी बता भी दिया था कि किनके कौन कौन से 4 भेद होते हैं। अब आज जो है हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो है प्रेजेंट टेंस में हम देख रहे थे नंबर 2, क्योंकि 4 भेद होते हैं टेंस के। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद बने थे। तो उन 4 टेंस के कौन कौन से भेद बने थे? तो आप सभी जानते हैं कि पहला जो भेद था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका जो पहला भेद था प्रेजेंट इंडेफिनिट था। क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट था। दूसरा नंबर था प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का कौन सा? कॉन्टिन्यूअस। गलतियां बहुत हो रही। कॉन्टिन्यूअस था। फिर नंबर तीसरा था प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। नंबर 4 था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये PPCT, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख लिया था पिछले वीडियो में, ये हो गया था। और हमने बताया क्या था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है वाक्य में ता है, ती है, ते है आदि सब बातें हैं। इसकी सहायक क्रिया डू और डच होती हैं। एक वचनकर्ता शब्द डच का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचनकर्ता शब्द डू का प्रयोग करते हैं। भी कब? जब वाक्य होगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और यदि वाक्य सिंपल होगा, इसका एक वचनकर्ता का सिंपल सेंटेंस होगा, साधारण वाक्य का एक वचनकर्ता, तो उसमें यह मुख्य क्रिया में यस या ईएफ लगाएंगे। लेकिन अगर साधारण वाक्य तो है परंतु वाक्य कैसा है आपका? बहुवचनकर्ता का है, तो वहां पे आप यस या ईएस नहीं लगाएंगे। वर्ब में केवल सेंटेंस बना देंगे। ठीक है ना, कर्ता क्रिया और कर्म बना देंगे, पर उसमें यस या ईएस नहीं लगाएंगे। यस या ईएस केवल हमें एक वचनकर्ता के साथ ही लगाना है, वो भी साधारण वाक्य में। ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात के लिए। तो चलिए, पहला पूरा हो गया। आज हमें जो है इसको खत्म करना है, कॉन्टिन्यूअस को। ठीक है, तब हम ऊपर नीचे सबको इरेज कर रहे हैं। आज जो चर्चा चलेगी वो नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर चलेगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहचान क्या होती है? तो अगर हम इसकी पहचान लिखें, पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या लिखेंगे? पहचान। तो पहचान वाक्य के अंत में क्या आ जाएगा? वाक्य के अंत में रहा है
रही है, रहे हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अगर किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आ जाए तो हम उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे, है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे, ठीक है। अब इसकी सहायक क्रिया क्या होती हैं, तो सहायक क्रिया देख लीजिए क्या क्या होती है। सहायक क्रिया, सहायक क्रियाएं, ठीक है। सहायक क्रियाओं में क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया होती है इसकी इज एम आर, क्या होती है, इज एम आर, ठीक है। एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे, अगर एक वचन है तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग, एक वचन कर्ता के साथ इज, तथा बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, आर का, तथा आई के साथ, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तथा मुख्य क्रिया में, तथा मुख्य क्रिया में मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं, आईएनजी लगाते, आईएनजी लगाते हैं। नोट कर लीजिए रूल, और इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। रूल नोट कीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल करा रहे हैं, नोट कर रहे हैं। चलिए रूल लिखा है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे राधा भोजन पका रही है, चलिए राधा भोजन पका रही है, मैंने लिख दिया। तो इसके बनाने का तरीका क्या होता है, तो फार्मूला होता है, सब पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यदि है तो, इसके बाद आपके वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब जो होती है, इसके बाद आपका होता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो होते हैं वो होते हैं अदर वर्ड, अन्य शब्द जो बचते हैं, ठीक है। तो चलिए फार्मूला मैंने लिख दिया है सिंपल सेंटेंस का, इसमें राधा की अंग्रेजी बना दीजिए, राधा इज, राधा एक वचन है ना, राधा एक लड़की है, दो लड़की हैं या चार लड़कियां हैं, राधा एक लड़की है, अब भोजन पका रही है, हैंड भी नहीं लगा देखिए यहाँ पे, तो राधा इज राधा इज, अब भोजन पका रही है, तो भोजन हो वो पकाना पहले होगा कुक, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके बाद वर्ब आएगी, तो पकाना, तो कुक मीन्स होगा पकाना, COOK, इसमें ING लगेगा, क्योंकि हम यहाँ लिखाया है मुख्य क्रिया में ING जोड़ देते हैं, तो कुक हो गया, कुक में ING जोड़ देंगे तो हो जाए क्या, कुकिंग, कुकिंग मतलब फूड, भोजन कर लीजिए, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो जाएगा, तो फूड है ना।
और यहाँ अन्य शब्द कोई आया नहीं है। तो ये हो गया आपका एक वचनकर्ता का वाक्य। ठीक, अब जो होगा मैं उसे बोलूँगा बहुवचन के संदर्भ में। किसको बोलूँगा? बहुवचन का एक वाक्य बना लीजिए। इसके बाद एक आप नेगेटिव बनाइए और एक इंट्रोगेटिव का, तो ये सेंटेंस भी समाप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका बहुवचनकर्ता के साथ वाक्य देखते हैं। जैसे तुम अपना गृह कार्य पूरा कर रहे हो। अपना गृह कार्य पूरा कर रहे हो। पूरा कर रहे हो। रहे हो शब्द आया हुआ है यहाँ पे, तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग बनाएंगे। तो बन जाएगी यू आर कंप्लीटिंग और वी यू के साथ योर, यू का पॉजिटिव केस योर होता है, योर होमवर्क, योर होमवर्क बना दिया गया। अब इसी को अगर हम निगेटिव बनाना चाहें तो कैसे बन जाएगा? तब हम इसी को निगेटिव बनाएंगे। यहाँ केवल क्या बदल जाएगा? तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे हो। पूरा नहीं कर रहे हो। पूरा नहीं कर रहे हो। ये सेंटेंस है निगेटिव। इसका ही बना लीजिए सेम सब कुछ वैसे ही बनेगा। यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर होमवर्क। योर होमवर्क, HOMEWORK। ठीक है, अब इसी से प्रश्नवाचक भी बन जाएगा। प्रश्नवाचक जैसे क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा कर रहे हो, तो भी बन जाएगा क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा कर रहे हो। ये हो जाए प्रश्नवाचक वाक्य। कैसा हो जाएगा प्रश्नवाचक? तो इसको आप बना लीजिए, क्या बन जाएगा? तो सीधे सहायक क्रिया से स्टार्ट कर। जब शुरू में क्या लगा हो, क्या जाए? जब शुरू में वाक्य की शुरुआत में ही क्या लगा हो तो हम उसकी अंग्रेजी बनाना सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब से क्या हो जाएगी? आर यू कंप्लीटिंग योर होमवर्क। ये बना दीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ जो है आज प्रेजेंट कंटिन्यूस भी पूरा कर दिया है। ठीक है ना, आप एक एक सेंटेंस को आराम से देखिए, बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। किसको बताना है? प्रेजेंट परफेक्ट को। इसको नोट कर लीजिए तुरंत। इसको नोट करिए, तो हम इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट बता देते हैं। ठीक है, और उसके संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं और उसको रिवाइज हम यहीं पे क्लियर कर देते हैं। ठीक, तो सभी लोग ट्रांसलेशन को शुरुआत से देखना। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, तो कोई घबराना नहीं, आराम से बढ़िया कीजिए। सारे सेंटेंस आपको समझ जाएंगे। इसके बाद सेंटेंस में होने वाले सारे प्रयोगों को भी मैं करा दूंगा, जिसे आप सोचते हैं कि कठिन नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो कठिन काफ़ी नंबर लगने वाला है। तो पहले हम आपको टेंसों का तो पहले ज्ञान करा दें। जब आपको टेंसों का ज्ञान हो जाएगा, टेंसों का नहीं, टेंसेस का ज्ञान हो जाएगा, है ना। किसका ज्ञान हो जाएगा? टेंसेस का ज्ञान हो जाएगा,
तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चाहे मैं पैसिव वॉइस बताऊँ, चाहे मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊँ, सबको आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है ना, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सभी लोग जुड़े रहिए और इसको देखते रहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए, आराम से सबको समझ में आ जाएगा। बस भागना नहीं आप। ठीक है ना, कैसे आप लोग की एक आदत होती है कि आपने एक क्वेश्चन देखा और दूसरे क्वेश्चन छोड़ दिया कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप लगातार जुड़े रहोगे, कमेंट करोगे, जो चीज़ समस्या हो रही है इस चीज़ की, तो आपको सब कुछ आएगा आसानी से और सब कुछ मिलेगा भी यहाँ। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट डाल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें भी आपको लिखना है पहचान। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले पहचान ही करते हैं। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले पहचान की जाती है, इसके बाद उसे सहायक क्रिया। पहचान इसकी क्या होती है, अंत में क्या आता है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं। आदि शब्द आदि शब्द आते हैं। फिर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसकी होती है आपकी हैज और हैव। क्या होती है, हैज हैव, हैज और हैव। ठीक है, अब एक वचनकर्ता के साथ हैज लगेगी, एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ हैज, तो बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तथा मुख्य क्रिया में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। तथा मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कपड़े धुल चुका हूँ। मैं कपड़े धुल चुका हूँ। धुल चुका हूँ। चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा, मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई होती है। फिर है सहायक क्रिया, तो हमने बताया इसमें हैज और हैव हो सहायक क्रिया, तो आई के साथ हमेशा हैव लगता है। ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेजी में आई जो है बहुवचन माना जाया करता है।
अंग्रेजी में आई क्या माना जाता है, बहुवचन माना जाता है, तो आई शब्द क्या लगेगी, हैव लग जाएगी। आई हैव, धुलना की वाश मीन्स होता है, वाश का क्या लग जाएगा, वाश्ड, WASHED, वाश्ड द क्लॉथ, CLOTHES, क्लॉथेस, कपड़े धुल चुका। ठीक है, अब इसलिए निगेटिव बनाएंगे तो बस क्या होगा, है के बाद नॉट लग जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा। तो निगेटिव आप ऊपर बढ़ा लेंगे, नीचे दिखाई न दे रहा होगा तो मैं ऊपर बढ़ा दे रहा हूँ उसको मिलाकर। ठीक है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए, तब मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो अब निगेटिव जैसे बनाएंगे तो बस यहाँ क्या लगेगा, मैं कपड़े नहीं धुल चुका हूँ, है ना, मैं कपड़े नहीं धुल चुका हूँ। तो अब बना लीजिए यहाँ पे, मैं कपड़े नहीं धुल चुका हूँ। तो बन जाएगा क्या, ये हो जाएगा आई हैव नॉट वाश्ड, WASHED, वाश्ड द क्लॉथ। ठीक है, यही अगर इंट्रोगेटिव हो जाता है तो क्या मैं कपड़े धुल चुका हूँ, क्या मैं, या मैं वह भी कर सकते था जगह। ठीक है, क्या वह कपड़े धुल चुका है, यहाँ पर चिन्ह लगा दीजिए, कि हो जाएगा हैज, क्योंकि एक वचन हुआ है, हैज ही वाश्ड द क्लॉथ्स। ये लिखिए, यहाँ से आज आपका पास्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस भी समाप्त हुआ। अब लास्ट जो इसका बचा हुआ है, यानी प्रेजेंट का जो लास्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए आज हमने 2 बताए हैं, तो कल बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की और उससे आगे की भी। ठीक है ना, तो चलिए सब लोग इसको नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।